तो हाइपरसोनिक वो मिसाइल होता है जो तकरीबन 11-12 मार्क पर, यानी कि तकरीबन 16-17 हजार किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेवल करता है। और ये जो 15,500-1600 किलोमीटर ईरान और इसराइल के दरमियान फासला है, हार्डली चंद मिनटों में तय करता है। तो मैंने भी मीडिया रिपोर्ट के तहत सुना है कि उसने जो नॉर्थ कोरिया उससे कुछ आईसीबीएम्स ली है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर होता है जो 5,000 और 6,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखता है। ठीक। और अगर वो आईसीबीएम 12-14 हजार किलोमीटर तक भी जाते हैं, जिसका मतलब है ग्लोब पूरी कवर करते हैं, जिसका मतलब है अगर इसराइल ने ये ले लिए हैं तो फिर वो अमेरिका की डायरेक्ट सॉइल को थ्रेट करने की पोजीशन में होगा अगर उसने ले लिया है। जो कि कुछ मीडिया ईरान के अंदर से, मेरी कुछ जर्नलिस्ट में एक दफा टेलीविजन पर था उनके साथ, तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, आईसीबीएम इनको मिल गए हैं। ऐसा क्या मुमकिना हल हो सकता है जो फरीकैन को काबिल कबूल हो कि ईरान के पास भी कुछ हो अपनी आवाम को देने के लिए और अमेरिका भी कहे कि हमने कुछ मकासद हासिल किए हैं? ऐसी क्या इक्वेशन हो सकती है आपकी नज़र? देखिए, बड़ा मुश्किल है जब तक ये ना अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो कि कहाँ तक ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। बट अपेरेंटली आई थिंक सबसे जस्टिफाइड जो है उनकी, समझता हूँ जो क्लॉज है वो ये है कि वेरीफाइबल या अश्योर्ड किस्म की एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई अमेरिका या कोई और मुल्क चंद दिनों में, चंद महीनों में दोबारा हमलावर ना हो। ये जो बड़ी लॉजिकल बात है, क्योंकि आप याद करें कि 2025 जून में जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया। जी 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 तो ऑब्लिटरेट को उर्दू में कहते हैं सफाए हस्ती से मिटा मिटा देना, देना, नामो हाँ जी। निशान खत्म कर देना। अगर नामो निशान अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खत्म कर दिया था, जो कि मैंने उस वक्त भी नहीं माना था, जून में जब मेरे से पूछा गया था मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो मैंने कहा था कि ऑब्लिटरेट करना बहुत मुश्किल इसलिए है कि ईरान को डे वन से ना सिर्फ अपने नॉर्मल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का पता है, बल्कि न्यूक्लियर का तो बहुत ही ज्यादा उनको कॉन्शियस है कि हम पर हमले होने हैं, सुपर पावर अमेरिका ने करने हैं, हवा से करने हैं, जमीन से नहीं करने हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, ये तोपों के गोलों से नहीं तबाह किया जाएगा, ये हवा से B2 बॉम्बर और डेगो गार्शिया से बैंकर बस्टर आएंगे। तो उनको डे वन पे पता था, और मैंने उससे कहा था, मैंने उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से स्टडी कर रहा था कि ये नहीं तबाह हो सकता इस डिग्री करके इसको ऑब्लिटरेट कहा जा सके, नंबर वन। नंबर टू, 7 महीने बाद वो बात सच साबित हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अगर ऑब्लिटरेट कर दिया था तो कौन सी दुनिया का मुल्क है जो 7 महीने में कम बैक करेगा। तो आई थिंक उसको हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए ईरान को, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की एनरिचमेंट वो पॉज करने को तैयार हैं, जो कि लॉजिकल है बात, और लेकिन टाइम ड्यूरेशन मेरा ख्याल है फर्क आ रहा है। ज्यादातर वो 20 साल कह रहे हैं, वो 5 साल कह रहे हैं। लेकिन इसराइल स्पॉइलर जो है, सबसे ज्यादा उसका स्टेक इस पे है कि जितने इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो जी बहुत जी उन्होंने जी। एडवांस की है इस दफा, इवन एज कंपेयर टू मई जून 2025 से कहीं ज्यादा एडवांस उन्होंने कर लिया है। वो चाहता है कि इसको पहले रोल बैक किया जाए, क्योंकि उसको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना एक चीज है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं जब तक उसको डिलीवरेंस मैकेनिज्म ना हो। और ईरान के पास जो अभी उसने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक फायर किए हैं, ये बहुत रिलायबल, बहुत पोटेंट और बहुत एक्यूरेट डिलीवरेंस सिस्टम आ गया उसके हाथ में। तो इसराइल चाहता है कि डिलीवरेंस मैकेनिज्म पहले टारगेट किया जाए। बॉम्ब बेशक होगा तो वो इसराइल के अंदर ही रहेगा जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसको ये मिले कि कम से कम मैंने न्यूक्लियर रोल बैक करवा दिया है, एनरिचमेंट कंट्रोल कर लिया है। ईरान यहां तक कॉम्प्रोमाइज इसी वजह से करने को तैयार है कि एनरिचमेंट तो ऐसी चीज है, अगर वो वायलेट करे तो ईरान 5 साल नहीं, 2 साल बाद भी दोबारा शुरू कर सकता है। तो आई थिंक ये कन्वर्जेंस बनती है। ठीक। तो तुलसी साहब, इसमें जो ईरानियन सिस्टम का आपने जिक्र किया, अभी उन्होंने रिसेंटली जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नेवल ब्लॉकेट की बात की थी, तो इन रिटेलिएशन जो उनके स्पोक्स पर्सन है और दीगर हुकाम, उन्होंने कहा कि वहाँ तक न ले जाएं बात को कि जहाँ हम फिर उन हथियारों का मफहूम ये था मुजाहरा करें या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी का, जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं की। ये महज एक ऑप्टिक्स था या वाकई ईरान के पास मिसाइल और दीगर टेक्नोलॉजी अभी कुछ दिखाने वाली बाकी है? जो मीडिया रिपोर्ट है जामी साहब, और जाहिर है वेरीफाइबल तो नहीं होता, ईरान को तो कोई अपनी कैपेबिलिटी नहीं बताता, अनलेस वो अनलीश करे या अनफोल्ड करे तो फिर हमें पता लगता है कि वो ये कर रहा है। जैसे उसने हाइपरसोनिक का अनलीश किया, वो पहले लोगों को नहीं एक्सपेक्टेड था, वो समझ रहे थे कि नोवा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है उसके पास। तो हाइपरसोनिक वो मिसाइल होता है जो तकरीबन 11-12 मार्क पर, यानी कि तकरीबन 16-17 हजार किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेवल करता है। और ये जो 15,500-1600 किलोमीटर ईरान और इसराइल के दरमियान फासला है, हार्डली चंद मिनटों में तय करता है। तो मैंने भी मीडिया रिपोर्ट के तहत सुना है कि उसने जो नॉर्थ कोरिया उससे कुछ आईसीबीएम्स ली है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर होता है जो 5,000 और 6,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखता है। ठीक। और अगर वो आईसीबीएम 12-14 हजार किलोमीटर तक भी जाते हैं, जिसका मतलब है ग्लोब पूरी कवर करते हैं, जिसका मतलब है अगर इसराइल ने ये ले लिए हैं
तो फिर वो अमेरिका की डायरेक्ट सॉइल को थ्रेट करने की पोजीशन में हुआ अगर उसने ले लिया, जो कि कुछ मीडिया ईरान के अंदर से, मेरी कुछ जर्नलिस्ट, मैं एक दफा टेलीविजन पर था उनके साथ, तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं ICM इनको मिल गए हैं, नंबर का फर्क है, 50 है या 60 है या कितने हैं, वो डिबेट हो रही है। तो आई थिंक अगर वो हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव पोस्टिंग ईरान को मिल चुकी है। अगर वो शो किया, अगर कोई टेस्ट फायर भी कर दिया, तो आई थिंक बहुत ज्यादा टिल्ट होगी और लेडर ऑफ एस्केलेशन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो मौके इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का किरदार रहा उसकी सूरत में खुल रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट में एक रीसेट भी आ सकता है, क्योंकि कुछ ममालिक वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इस जंग के बाद देखेंगे कहाँ इन्हिसार करना और कहाँ नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात पहले से ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं। तो कोई रीसेट आपको दिखाई दे रहा है? मैं जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने जब हमले किए थे नेबरिंग कंट्री मुसलमान मुल्कों पर, GCC ममालिक पर, और जाहिर है उधर से उन्होंने नहीं रिटेलिएट किया था, लेकिन नुकसान हुआ था, अमरीकी अड्डों पर हमला किया था, वो बंडन कर दिए गए थे। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा था उस वक्त जंग शुरू होने के फौरन बाद कि रियलाइजेशन शुरू हो गई है। इवन ऑलमोस्ट आज से कुछ 35 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक रियलाइजेशन आ जाती है जब इस तरह के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, वो रातों रात नहीं लिए जाते। एक रियलाइजेशन आई है कि ये एसेट्स जितने अमेरिकन बेसिस हैं या अलाइनमेंट जो उन बेसिस की GCC ममालिक के अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अमेरिका के साथ GCC ने मुज़ाकरा करके कोई अलायंस नहीं किया हुआ या मायदे नहीं किए हुए। हर GCC के ममालिक ने जो 1981 से इकट्ठे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ डील करते वक्त उन्होंने इंडिविजुअल डील्स की हुई है। तो ये रिव्यू उनको करना पड़ेगा, इसलिए कि उनको अब एहसास हुआ है कि हम इतनी फंडिंग भी कर रहे हैं, फिर अमेरिकन एसेट यहाँ पे हैं, वो लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। तो ऊपर से पब्लिक ओपिनियन आपने देख लिया, जिस तरह रिस्ट्रेन करना पड़ा है मिडिल ईस्ट के ममालिक को, उन्होंने हिट बैक नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से लेडर ऑफ एस्केलेशन ओवरऑल नहीं बढ़ी बिटवीन दीज कंट्रीज का, वो नेतन्याहू को सूट करती है। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं 15-20% का मामला है, ऑब्वियसली वो यूरेनियम की अफजूदगी और उसकी वापसी है, फिर मोटोरियम जो उन्होंने दिया, कभी 20 साल की बात होती है, कभी 5 साल की, और फिर जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी। ये क्या वाकई इस काबिल मुद्दे हैं कि इसका कुछ टेक्निकल सोल्यूशन निकल सकता है? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस तरह के मुज़ाकरात जो इस तरह की दो कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स के जिनका इतना डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हों, वॉर का जो टेक होम है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड डिफरेंट है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत डीपेंड है, तो बहुत मुश्किल होता है कि पहले मुज़ाकरात के राउंड में, बिकॉज इस तरह की जिसमें ऑलमोस्ट एक एलिमेंट ऑफ हेट या रिवेंज का एलिमेंट आ जाए जो ईरान के ज़हन में होगा, बिकॉज आपने देखा 49 लीडर्स उनके शहीद कर दिए गए, 168 बच्चियां शहीद हुई, तो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग होता है, और उसके लिए एक नेचुरल कूलिंग डाउन पीरियड चाहिए होता है। कूलिंग डाउन पीरियड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर हॉस्टिलिटीज होती हैं, आपने जंग में परफॉर्म किया होता है, तो आप ओवर एवेल्युएट समटाइम करते हैं, बिकॉज आप स्टैंड अलोन एवेल्युएट कर रहे होते हैं अपनी ताकत को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अचीवमेंट को, और आपने जो प्रोहिबिटिव कॉज दुश्मन पर इम्पोज की होती है, बाज़ दफा आप उसको ओवर इन्फ्लेटेड समझते हैं। लेकिन जब आप मुज़ाकरात के टेबल पर बैठते हैं तो दूसरी वर्जन भी सुनते हैं, तो एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म आ जाता है। जब दूसरी तरफ से डिमांड मुश्किल होती है तो फिर आप अपने पर भी सोचते हैं कि हमारी कितनी अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है। तो आई थिंक ये एक, जैसे मैंने अक्सर कहता हूं कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, ये कोई इवेंट या कोई मैच नहीं होता कि आज हुआ है, शाम को हमें रिजल्ट आ जाएगा कि T20 में जीता कौन, स्कोर क्या हुआ, कौन ट्रॉफी लेकर चला गया। आई थिंक ये उस तरह की मेजरेबल टर्म नहीं होती। वैसे भी आप डिप्लोमेटिक बड़े सीजन्ड एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, बिल्कुल, वो इस तरह की केस टू केस करते भी नहीं है, जिस तरह हम शिकों की बात कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर भी रहे होंगे, अगर उनको कहा भी जाए कि आप बोले इस पर, तो वो टेंजिबल टर्म में नहीं बताते, क्योंकि उनको पता होता है उनको लीवरेज बाद में लेनी है, कहीं गिव एंड टेक करना है, कहीं कॉम्प्रोमाइजेस होने हैं। तो आई थिंक आपकी बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ईरान एक न्यू पाउंड लीवरेज के साथ आया है 40 दिन की जंग लड़के। अमेरिका एक उस जोम और उस प्राइड के साथ आया कि मैं तो सुपर पावर हूँ। Exactly. उस प्राइड के साथ जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि ना मुझे नेटो की जरूरत है, ना मुझे मुल्क को, ना यूरोपियन, तो मैं तो ये कर दूंगा। वो कॉम्प्रोमाइज जरूर हुआ है, लेकिन वो पब्लिकली तो एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेट्स होप कि कूलिंग डाउन टाइम भी गुजर गया, हफ्ता हो गया तकरीबन। आने वाले वक्तों में उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यू रियलिज्म आए, और जो ओवर एक्सपेक्टेशन अपने अपने इंडिविजुअल जो ग्रुप्स होते हैं वो लेकर आते हैं, वो भी ग्राउंड रियलिटीज को टच करके आई थिंक इन बिटवीन कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल ठीक। तुर्किया ने बड़ा जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया अभी तक, बट अब ये इटली वाली जो कहानी है, मैं तो इसे बड़ा अहम समझ रहा हूं कि अगर यूरोपीय ममालिक में से किसी को होश आ रही है, साथ आप स्पेन को भी देख लें, दीगर को भी देख लें, तो इटली ने जो दिफाई मुआहदा इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया,
हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? जी, ये एक न्यू रियलिज्म सेट हो रहा है ना जामी साहब। देखिए, बहुत सारी दुनिया में अब एक रियलाइजेशन आ रही है, और फिर पब्लिक प्रेशर बहुत है, इंटरनल पब्लिक प्रेशर तमाम मुल्कों का। जिस तरह का 2.5 साल से उसने किलिंग की और शहीद किए 70-75 हजार लोग, अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ आपने देखा है, उसका माइंडसेट इसराइल के देखें कि शो स्पॉइलर या शो स्टॉपर, मैं तो उसको शो स्टॉपर की तरफ लेके इसलिए जाता हूं कि आप देखिए हिजबुल्लाह की जो शहादतें हुई हैं और जो लेबनान में ओवरऑल हुई हैं, उनको मिलाकर देखा जाए तकरीबन 400 हिजबुल्लाह के फाइटर्स शहीद हुए हैं पिछले, जब से इसराइल बमबारी कर रहा है लेबनान पर। मैं उससे लिंक करने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसराइल ने एक बहुत मैसिव डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक्स की हैं। कहाँ 1700 शहादतें थी जब से वो स्ट्राइक कर रहा था, जिसमें 400 हिजबुल्लाह के फाइटर थे। उस एक दिन जिस दिन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे, 360 शहादतें एक दिन में हुई थी, एज कम्पेयर टू 1700 टोटल जब से। तो ये लेडर ऑफ एस्केलेशन इसराइल चाह रहा था, तो दुनिया मॉनिटर कर रही है कि कौन शो स्टॉपर है, कौन कौन स्पॉइलर है। तो आई थिंक एक कॉन्शियस जमीर तो जागता है। फिर इंटरनल प्रेशर आपने देखा जब जंग हो रही थी उस दौरान भी, और उससे पहले गाजा पर जो बमबारी हुई है, बहुत सारे जो सेन वॉइसेस थी और सेन जिसको कहते हैं पॉपुलेशन थी, उन्होंने बड़े मुजाहरे किए हैं इस जेनोसाइड के ऊपर। तो आई थिंक वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उसी को तुर्की ने बहुत जबरदस्त तरीके से लीड किया है, और तैयब अर्दगान ने। मैं खुद वॉर कोर्स तुर्की में कर चुका हूँ, टर्किश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। अब हमें करना टर्किश लैंग्वेज में पड़ता था, तो उनको मैं समझ पाता हूँ, उस कौम को मैं साल रहा हूँ कि वो बहुत प्राउड और ऑब्वियसली जिसको कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन है। तो आई थिंक उन्होंने अच्छी लीड ली है, इजराइल को एक मैसेज दिया है। ये स्पॉइलर का काउंटर करने के उन्होंने कहा कि अगर आप ये हदें क्रॉस करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है। तो आई थिंक दुनिया में न्यू रियलिज्म सेट करेगा, जंग खत्म होगी तो और इसी तरह की और भी जो खबरें आएंगी। किसी साहब, ये जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है और साथ ये दावा किया गया कि हमने तो 152 से ज़ायद कश्तियाँ, जो नेवल जो जहाज़ होते हैं, वेसल्स या जंगी कश्तियाँ ईरान की, वो तबाह कर दी हैं, इसलिए ईरान बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो हमारे नेवल ब्लॉकेट को रोक सके। क्या ये तासुर दुरुस्त है अमेरिका का? देखिए, एक तो ब्लॉकेड जो है, ये दो मुल्क तो चले जंग के दौरान में बिजी हैं, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल इंटरनेशनल टर्म्स में, नॉर्म्स में ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर होता है। अच्छा। और अगर दूसरे ममालिक जिनका अगर ब्लॉकेड हुआ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, वो एक एक्ट ऑफ वॉर काउंट होता है। नंबर 2, ये देखिए, इसीलिए आपने देखा कि वो उन्होंने मॉडिफाई किया है अपना इस ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि हम ईरान की जो आने और जाने वाले जहाज हैं उनको इंटरसेप्ट करेंगे या इंटेरोगेट करेंगे, नंबर 1, जो कि समझ आती है क्योंकि आपकी ईरान के साथ जंग है। नंबर 3 पॉइंट एक और, जिसको वो 150 कश्तियां या 165 कश्तियां या शिप्स बोट्स कह रहे हैं जो डिस्ट्रॉय की, वो तो हमें नोन है। तो उन कश्तियों के बगैर ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने मेंटेन किया हुआ है ना कंट्रोल। और वो कंट्रोल इस तरह तो नहीं किया हुआ कि बोट्स हैं, और ये बोट्स जो हैं वो इसमें हमें लेट्स डिफरेंशिएट। जो वो कश्तियों की और बड़ी जहाजों की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने ईरानियन नेवी की तबाह की। जो पासदारान इनकलाब हैं, उनका अपना एक फ्लीट है, उनकी हाई स्पीड बोट्स हैं, गन बोट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, उनके सुइसाइड बोट्स हैं। तो ये वो इंटैक्ट है अभी तक, पहली बात। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में उन बहरी जहाजों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं था जिस तरह वो पिक्चर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ पास जो मेंटेन किया हुआ है ब्लॉकेड, जो ईरान ने किया हुआ है, वो अपने IRGC के थ्रू किया हुआ है। नंबर 2, उन्होंने उन वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल राद के थ्रू किया हुआ है। वो मिसाइल तकरीबन 350 किलोमीटर दूर जाता है, वो एंटी शिपिंग है। ठीक, वो तकरीबन 500 किलोग्राम का वॉरहेड उठा के जाता है। ठीक, उसकी डेटरेंस है। फिर मैंने आपको ये शायद एक दफा पहले भी जिक्र किया होगा कि अनमैन्ड उनके अंडरग्राउंड वाटर भी उनके पास वेपन्स हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक मिनी स्कूटर अंडर वाटर होता है, उस पर एक टॉर्पीडो लगा होता है, तो वो जाकर अंडरग्राउंड जाके हिट करता है वाटर। तो ये उन एसेट से इन्होंने न्यूट्रलाइज किया हुआ है उसकी जो अमेरिका की अमल दरामद यहाँ पे जो की हुई है। तो आई थिंक ये मिस इंप्रेशन होगा अगर हम ये कहें 165 शिप्स को मार दिया, तो अब वो कैपेसिटी तो वो शायद ड्रोन से भी उन्होंने तो एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कह सकता हूं कि वो आई थिंक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है अगर हम ये समझे। इसीलिए उन्होंने ब्लॉकेड से हटा के एक किस्म का चेक एंड बैलेंस का लफ्ज डाल दिया, नंबर 1। और पहली दफा ईरान को एक रिएक्टिव मोड में डाला। मैं अक्सर काफी दिनों से 40 दिन से कह रहा था कि अमेरिका ऑलमोस्ट ईरान के रिएक्टिव मोड में आ गया, यानी ईरान एक्ट करता है, अमेरिका रिएक्ट करता है। ईरान ब्लॉकेड वो आए थे रजीम चेंज करवाने, नहीं हुई तो काउंटर किया अमेरिका ने, कहा नहीं हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ईरान ने कर दिया। उन्होंने कहा हम खुलवाएंगे, वो नहीं खुलवा सके। फिर उन्होंने कहा हम काउंटर ब्लॉकेड करेंगे। तो ये होता है दूसरे एनिमी को, यानी ईरान ने इस वक्त अमेरिका को रिएक्शन मोड में डाल दिया है। जब आप दुश्मन को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर लूप के तौर पर वो आपको डालना शुरू कर दे, तो ये आधी स्ट्रेटजी तो फेल हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है सर, ये तो फिर ईरान की।
जी एग्जैक्टली लेकिन पहली दफा ये जो अभी उन्होंने किया है कि हम हर आने वाले जहाज को चेक करेंगे, ये थोड़ा सा रीजनलाइज करने की अमेरिका ने भी कोशिश की है। वो इस वजह से कि जो तेल आ रहा जा रहा है सबसे ज्यादा चाइना को जाता है, तो चाइना को वो एक किस्म का एक फील कराना चाहते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन कि आप स्टेक होल्डर हैं, यानी आप प्रेशराइज डालें कि ईरान इसको विड्रॉ करे अपनी टर्म्स को या सॉफ्ट करे अपनी टर्म्स को। तो आई थिंक ये वन ऑफ द वेपन्स है जिसको गेम ऑफ नर्व्स कहते हैं, पोस्चरिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ईरान इसको जेहन में रखेगा या नेगोशिएशन के दौरान कि ये एक चैलेंजिंग उसके लिए होगा अगर वो अमेरिका ने ये सस्टेन कर लिया। जिस साहब ये देखें ना कि अब ये वो मुल्क जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आगना चाह रहा था वो खुद कहाँ पे कॉर्नर हुआ पड़ा है, और उसका सबूत ये सामने भी, और चीन का जो बयान आना है वो भी बड़ा अहम है। लेकिन साथ हम देखते हैं कि मुसलसल जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी अप्रिसिएशन हो रही है। जेडी वैंस मुखातिब हुए कल एक दो टीवी चैनल से, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत ही शानदार अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं। ईरानियन उसकी तायीद कर रहे हैं, सऊदी अरब, मिस्र वो उसकी तायीद कर रहे हैं। तो ये जो ओवरवेलमिंग अप्रिसिएशन है फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रैंक्स स्पेशली कमिंग फ्रॉम यूएस, इसका क्या मतलब लिया जाए? देखिए पिछले अप्रैल एक साल पहले पूरे चले जाएं जब पहलगाम हुआ था, ऑलमोस्ट 12 महीने हो गए। तो उस वक्त क्या इंडिया ने अटेम्प्ट की थी, वो ये अटेम्प्ट की थी जब भावलपुर और बाकी जगहों पर हमला किया था कि हमला करने के बाद उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, और जब हमने रिटेलिएट किया तो आपको याद होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने तो इनको किया था, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। अपने पाकिस्तान को ये वैल्यू किया जा रहा था कि पाकिस्तान जैसी मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर हमारी मिलिट्री जो बैटल टेस्टेड है, पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलमोस्ट सोवियत वार लड़ चुकी है, हम कॉम्बैट प्रूवन एयरफोर्स थी, उसको चैलेंज किस अंडरस्टैंडिंग के तहत किया जा रहा था कि इसके लिए एक न्यू नॉर्मल बना दिया जाए पाकिस्तान के लिए। तो ये हम इस तरह उनकी नजर में इस रेलेवेंस का मुल्क था हमारा। तो हमने ना सिर्फ परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, कौम की तवक्कुआत को सुपरसीड किया। आपने देखा कि क्या परफॉर्म है, तो हम वहां से स्टेबलाइजिंग फोर्स हुए। हमारी दुनिया ने जाना कि हम इस रीजन के, जब तक पाकिस्तान को आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो यहाँ स्टेबलाइजेशन या अमन नहीं आ सकता। साल के अंदर वहां से लेके यहाँ तक हम एक ग्लोबलाइज एक ग्लोबल पावर एक ऐसी अब समझे जा रहे हैं। पावर के मतलब ये है कि ऐसा मुल्क जो पीस लविंग है, एक पीस को इतनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एक एनहांस रेलेवेंस हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि उन्होंने एक साल में 2 दफा गलत बस पे बैठ गए। एक दफा मई 2025 में, और अभी 26 फरवरी को जब तल अवीव चले गए थे, जब उन्होंने कहा था कि आप जनाब फादर स्टेट हैं, हम मदर स्टेट हैं। फिर उन्होंने कहा, नेतन्याहू को कहा कि आपकी पेन हमारी पेन है। तो जब आप नेतन्याहू को कहेंगे कि आपकी पेन हमारी पेन है, तो जिसको नेतन्याहू ने पेन कॉज किया, फलस्तीनी, उनकी पेन तो फिर आपकी पेन नहीं है। तो फिर जब आप एक पेन चूज करेंगे, और ऐसी पेन जो फिर दुनिया ने देखा कि फिर मोदी साहब का अपना क्या पॉलिटिकल हुआ, इतना दुनिया में क्रिटिसाइज हो रही है, एंड पिछले 2.5 सालों में कितने सरबराहान या वज़ीर आज़म तल अवीव गए हैं। तो आई थिंक मिस टाइम किया कंप्लीटली उन्होंने। हम अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हो चुके हैं। अभी जो दूसरा राउंड टॉक के जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का कंफर्ट लेवल देखें तो वो प्रेफर कर रहे हैं अभी भी इस्लामाबाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रोशनी में मेरा ख्याल है कि बहुत प्राइड की बात है जितनी हमने केयर किया, हॉस्पिटैलिटी की, और अदरवाइज जैसे मैंने कहा एक चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर अमेरिका जैसी सुपर पावर एंड ईरान के दरमियान में एक बैलेंसिंग एक्ट किया। यानी ये बड़ा एक चैलेंजिंग इसलिए था कि एक तरफ एक सुपर पावर है जिससे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ हमारा नेबर है, और ऑब्वियसली एक न्यू फाउंड रियलिज्म के साथ वो भी आया था। तो आई थिंक ये किसी भी दुनिया में, मोस्टली दुनिया में अप्रिशिएट हो रहा है, सिवाय 1 या 2 मुल्कों के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।